Good morning students. Today we are going to discuss +1 class topic is body fluids and circulation. First of all I would like to request you, humble request from my side. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन उसे लाइक नहीं कर रहे हैं. लाइक भी कीजिए. जब आप व्यूज़ देख रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग उस वीडियो को देख रहे हैं. हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग ना लगे पर मोर देन सफिशिएंट है. बार बार आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी. एक बार तो आपने अच्छे से नोट्स को गो थ्रू किया है तो ठीक है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है लाइक कीजिए. जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. तो आज हम +1 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन. तो आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं. बॉडी फ्लूइड्स में हम बात करेंगे ब्लड और लिम्फ. दो फैक्टर्स की हम बात करेंगे, दो एलिमेंट्स की, ब्लड एंड लिम्फ. बॉडी फ्लूइड किससे मिलकर बना है? ब्लड एंड लिम्फ से. ब्लड को सर्कुलेट करने वाला, पंपिंग करने वाला जो ऑर्गन है वो है हार्ट. और ऐसे ही लिम्फ को जो सर्कुलेट करने वाला ऑर्गन जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एक ऑर्गन की बात नहीं करते, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है. ठीक है, वहाँ पर हम पूरा कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेल कितने तरह के हो सकते हैं. एनारोबिक सिस्टम हो सकता है सेल जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरा सिस्टम बात कर सकते हैं एरोबिक सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. तो ब्लड की जब हम बात करेंगे तो हार्ट कैसा है? हमारा एरोबिक सिस्टम है जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. और लिम्फ कैसा सिस्टम है? जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लीस्ट है या कहीं नाम मात्र की है ही नहीं. लिम्फेटिक सिस्टम जो है एनारोबिक सिस्टम है. नेक्स्ट हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो ये जो ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स की भी बात करेंगे. हमारा ज़्यादा फोकस ब्लड और हार्ट पर रहेगा इस चैप्टर में. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात कर लें, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, टू टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं. व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट. ओपन सिस्टम में क्या होगा? जब हार्ट से बाहर ब्लड पंप आउट कर रहे हैं एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन ब्लड. सिंपल एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है? सारे के सारे टिश्यूज रखे हुए हैं. ठीक है, और उसमें ब्लड डाल दिया जाए. सारे के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो सब क्या उस टब में भरे हुए हैं. और उस टब में आसपास जो ऑर्गन्स के, सेल्स के, टिश्यूज के आसपास जो प्रेजेंट है वो है ब्लड. क्लोज टाइप में क्या है? जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, उन सब की बात करेंगे. तो ब्लड जो है जो प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है उसका थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स. वेसल्स कैसी हैं? जिनका जो डायमीटर है डिफरेंट है. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. आर्टरीज बहुत बारीक सी होंगी, वेन्स थोड़ी सी ब्रॉडर होंगी, कैपिलरीज कैसी होंगी? कैपिलरीज बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं. यहाँ पर हम एक डायग्राम बता रहे हैं जिसमें मैंने इनवर्टिब्रेट की बात की है. इनवर्टिब्रेट में ये जो विंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर थॉरैक्स पोर्शन में इसके अपेंडेजेस हैं, एंटीना हैं. यहाँ जो इसके जितने भी टिश्यू हैं, सेल हैं, वो इस जो शेडेड पोर्शन है, पेंसिल से जो शेड किया हुआ पोर्शन है, ये इसका हेमोलिम्फ बता रहा है. लिम्फ वाला पार्ट बता रहा है. इसके अंदर जो हेमोसील कैविटी है, उस कैविटी के बाहर वाली साइड जो है हेमोलिम्फ फिल्ड रहेगा. ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब आप इसमें आर्थ्रोपोडा या एनालिडा के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में. नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं सर्कुलेशन इन एनिमल किंगडम. ब्लड सर्कुलेशन कैसा है या सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है एनिमल किंगडम में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट किन किन उसमें है, फाइलम्स में है. पहले उनकी बात कर लें. तो पॉरीफेरा यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पॉरीफेरा का, जिसमें कि वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा कैसा है? गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी प्रेजेंट है. टीनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थस में कोई विशेष या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स नहीं मिलेगा. सिंपल इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट ही गिना जाएगा. ठीक है. टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, इस सब में क्या है? एब्सेंट है. एनालिडा में कुछ स्पेसिफिक
स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या है, क्लोज टाइप तो है सर्कुलेशन, क्लोज टाइप मिलेगा, इनिशियली क्लोज ही मिलेगा, जैसे जैसे हम आगे किंगडम एनिमल किंगडम में जो बढ़ते जाएंगे उसके बाद लास्ट में ओपन आएगा कहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर बनता है कि अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फर्स्ट फाइलम इन विच क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज डेवलप्ड इज एनालिडा। ओपन टाइप अभी हमने बात की, एब्सेंट किस में है, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा में कैविटीज मिली, वाटर कैनाल सिस्टम मिला, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज मिली, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, एनालिडा में क्लोज टाइप है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर ओपन टाइप की बात करें, ओपन टाइप में क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मोलस्का, मोलस्का में हम बात करें क्लोज इन सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा मोलस्का का एक मेंबर है, उसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, एक्सेप्शन है यहाँ पर सिफेलोपोडा मोलस्का में। इकाइनोडर्मेटा में कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये एक एक्सेप्शंस हैं, यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे देखो ऊपर हमने बात की थी यहाँ पर पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ पर आते आते क्या बन गया, ये यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम बन गया है। हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, इनमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ओपन टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम। सिफेलोकॉर्डेटा में क्लोज टाइप मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लोज शुरू हो गया है, सी सिफेलोकॉर्डेटा क्लोज टाइप। क्लोज टाइप किसमें है, सिफेलोकॉर्डेटा में। नेक्स्ट क्लोज टाइप किसमें मिलेगा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एनिमल किंगडम। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ब्लड। ब्लड में हम 2 कंपोनेंट्स बात करें, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखिए, प्लाज्मा पूरे ब्लड का 50 to 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पूरे ब्लड में जो है 45% मिलेंगे। प्लाज्मा में देखिए 50 to 55% जो ब्लड का कंपोजिशन प्लाज्मा है उसमें भी 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन जो है 4 मेजर प्रोटीन्स मिलते हैं, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जब भी कहीं कोई जख्म हो जाए, इंजरी हो जाए तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आते हैं और वहां पे क्लॉटिंग का वर्क शुरू करते हैं। एल्बुमिन क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो डेफिनेटली एल्बुमिन लोअर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। ठीक है, और जहां पर भी विसरल ऑर्गन्स मिलेंगे वहां की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगी, ब्लड प्लाज्मा की, वहां पे एल्बुमिन का कंटेंट ज्यादा मिलेगा बिकॉज वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन करना है। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स कहाँ मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो जो रहेगा, अगर प्रोटीन के उसमें देखें, प्रोटीन हमारे पास जो है 6 to 8% है, उसमें अगर रेशियो देखें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का तो 2:1 है। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स अल्फा, बीटा, गामा 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और प्रोटीन्स के अलावा हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स भी मिलते हैं ब्लड प्लाज्मा में। अब जो गामा है, IgG है, वो मदर मिल्क में प्रोवाइड किया जाता है, मदर मिल्क से फीटस बेबी को मिलता है। IgA जो है वो फीटस में ही प्रेजेंट रहता है। IgD जो है, डेल्टा से बात करेंगे, IgD बी सेल सरफेस मार्कर है। IgM जो है वो इन्फेक्शन के लिए है, कहीं पे भी कोई एलर्जी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो भी बी सेल मार्कर की तरह काम करेगा। IgE क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, कहीं कोई एलर्जी हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट प्लाज्मा के में ही एक बात करेंगे, आरबीसी और WBC की बात करते हैं, प्लेटलेट्स की भी हम कहीं बात करते हैं। तो पहले WBCs देख रहे हैं। WBCs में हम लोग बात करते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स के, कंपोनेंट्स नहीं, उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। जो इरिथ्रोसाइट है वो मैच्योर आरबीसी को कह रहे हैं, जिसमें 120 डेज में वो अपने सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो बाहर निकाल देता है, अंदर सिर्फ आयरन कंपोनेंट्स को ज्यादा फिल करता है वो। ठीक है, इरिथ्रो नाम से स्पेसिफिक हो रहा है कि उसमें सिर्फ
एरिथ्रिन प्रोटीन्स ही प्रेजेंट रहेंगे। WC जो है वो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या है, दो तरह के मिलते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ये जो टॉपिक अभी हम ब्लड कर रहे हैं, ये आपके ज़्यादा डिटेल में आपको एनिमल टिश्यूज में समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम शॉर्ट समरी समझ रहे हैं एक बार इसकी चैप्टर, ताकि हम लोग कंटिन्यूशन में इसको पिक कर सकें। WBC हम 2 टाइप्स में डिस्कस कर रहे हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में हम लोग बात करेंगे मोनोसाइट की और लिम्फोसाइट की। मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, बहुत बड़े फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने की या फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करने की जो प्रोसेस है उसको फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं। लिम्फोसाइट जो है अगेन 2 टाइप्स के हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, अलग अलग डाइस से अलग अलग स्टेन होते हैं ये। सो ये आपका जो है ब्लड हुआ। यहाँ पर ब्लड में ही हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या है, आर नॉट ट्रू सेल्स, ये ट्रू सेल्स नहीं है, फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा ग्रेनुलोसाइट्स। बहुत बड़े बड़े जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन से जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको प्लेटलेट्स कह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप के बारे में। यहाँ हम एक जो रफ स्ट्रक्चर ले रहे हैं, किसका, एक RBC सेल है, उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है, बीच में जो है गोस्ट सेल जिसे कहते हैं, बीच में एक वैकेंट स्पेस है या और साइडों पे जो इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे हम 2 टाइप के फैक्टर्स, A एंटीजन की बात कर रहे हैं, B एंटीजन की बात कर रहे हैं और एक RH फैक्टर की बात कर रहे हैं। यह RBC सेल जो है अगर किसी जीन से बना है, किसी क्रोमोसोम से ही बना रहेगा, किसी क्रोमोसोम या जीन से, तो वो जीन कहाँ किस चीज को रेगुलेट कर रही है, ABO को रेगुलेट कर रही है, जिसको ये क्या है ABO ब्लड ग्रुप्स हैं जो आगे जाके मल्टीपल, ये अभी क्या है जीन के ऊपर, ABO सिर्फ एक साइट्स हैं जहां पर मल्टीपल एलील्स हैं। ये पर्टिकुलर जीन लोकस पे प्रेजेंट ये मल्टीपल एलील्स हैं जो अपनी अपनी डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कौन से पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्लड ग्रुप और ब्लड एंटीजन, एंटीबॉडी, जीन किसको ब्लड दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला और किससे ले सकता है, तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप अगर आपका A है, यहाँ देखिए अगर ब्लड ग्रुप आपका A है, A ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा मिलेगा, A मिलेगा। एंटीबॉडी किसकी है, एंटी-B। ठीक है, ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन क्या है, B। ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन क्या है, AB। ब्लड ग्रुप O है तो एंटीजन कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पर नीला आएगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A है, एंटीबॉडी एंटी-B होगी। ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन B है तो एंटीबॉडी एंटी-A होगी। ब्लड ग्रुप AB है, एंटीजन भी AB है तो एंटीबॉडी होगी, नहीं होगी। ब्लड ग्रुप O है, ब्लड एंटीजन क्या है, नहीं है, नील है, तो एंटीबॉडीज किसकी मिलेंगी, दोनों की मिलेंगी, एंटी-A भी मिलेगा और एंटी-B भी मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ब्लड ग्रुप A है तो A डोमिनेंट जीनोटाइप होना चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, I कैपिटल A, I कैपिटल A, ये जीनोटाइप लिखने का तरीका है। और अगर मान लीजिए कि एक रिसेसिव जीन आता है तो रिसेसिव जीन कैसे आएगा, कैपिटल I ऊपर O। ठीक है, तो एक रिसेसिव हो गया और A डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कहाँ आएगा, पहले और रिसेसिव बाद में। ऐसे ही हम बात करें ब्लड ग्रुप B की, B डोमिनेंट है और यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों दिखा रहे हैं। अगर मेंडल के फॉर्म में बात करें हम लोग, होमोजाइगस B है और हेट्रोजाइगस B डोमिनेंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, ब्लड ग्रुप AB में क्या आएगा, AB का हेट्रोजाइगस बनेगा। ब्लड ग्रुप O में क्या बनेगा, ओनली O का, रिसेसिव का डोमिनेंट है यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप A वाला किसको ब्लड दे सकता है, A और AB को, B वाला B और AB को, AB वाला सिर्फ AB को दे सकता है और O वाला किसको दे सकता है, ABO। और रिसीव करने के लिए हम बात करें तो ब्लड ग्रुप A किसको दे सकता है, A को दे सकता है और O को, B वाला B को दे सकता है और O को दे सकता है, AB वाला AB और O इन सबको से ले सकता है। सॉरी, ये रिसीव करने की बात कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप A वाला जो किससे रिसीव करेगा, A से करेगा और O से करेगा। B वाला रिसीव किससे करेगा, B से और O से करेगा।
तो ए बी वाला किससे रिसीव कर रहा है, ए से करेगा, बी से करेगा, ए बी से करेगा और ओ से करेगा। तो ये क्या यूनिवर्सल रिसीवर बन गया एक तरह से, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ वाला किससे रिसीव करेगा, सिर्फ ओ से करेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनी चार्ट देख लें जो आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन कैसे है। ओ ए बी बी, ओ के साथ ए बी, ठीक है। लिखने का पैटर्न समझ में आ रहा है, ओ ए बी ए बी। ओ वाला किसको दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ठीक है। ए वाला किसको दे रहा है, और खुद को तो देगा ही ओ वाला, तो यूनिवर्सल डोनर है। ए वाला खुद को दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, ठीक है। ए बी वाला क्या करेगा, किस किस से ले रहा है, देखो इधर से भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, खुद को भी देगा। तो ये क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रिसीव कर रहा है। बी वाला देखो, बी वाले क्या कर रहा है, ए बी को दे रहा है, ओ से ले रहा है, खुद को भी दे रहा है, ठीक है। अब हम आर एच फैक्टर की बात कर रहे हैं जो कि मंकी में डिस्कवर किया गया था, रीसस मंकी में। नेक्स्ट हम लोग बात करें आर एच फैक्टर की। 99% जो है आर एच पॉजिटिव मिलता है इंडियंस में और 3% जो है आर एच नेगेटिव मिलता है, जिससे कि इंडियंस में आर एच इनकम्पैटिबिलिटी जनरेट होती है, ठीक है। ये आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इसको हम अभी आगे एक डिजीज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आर एच फैक्टर डिस्कवर किसने किया था, लैंड स्टीनर एंड विनर ने, ठीक है। तो वर्ल्ड में 80% जो है आर एच पॉजिटिव और 20% आर एच नेगेटिव, पूरे वर्ल्ड की बात करें। इंडिया में बात की थी तो 99% आर एच पॉजिटिव है और 3% आर एच नेगेटिव है। अब यहाँ देखिए एक जो सेल है, सेल में आरबीसी का जो हमने सेल का स्ट्रक्चर लिया था, आरबीसी के सरफेस पे एक तरफ एंटीजन ए लगा हुआ है और एंटीजन बी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक जो रेड बॉक्स भी मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था आरएच प्रोटीन का, मकाका रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था। आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की हम यहाँ बात करेंगे। तो वह क्या है, मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, फादर आरएच पॉजिटिव है, तो फीटस क्या होगा, आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट है क्योंकि वर्ल्ड में भी डोमिनेंट है और इंडिया में भी डोमिनेंट है, तो ये आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट करेक्टर है। यहाँ पर देखिए कि आरएच पॉजिटिव जब आरएच नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कुछ एंटीबॉडीज जनरेट करेगा अगेंस्ट टू आरएच पॉजिटिव एंटीजन। आरएच पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो किस वजह से है, आरएच पॉजिटिव जब आरएच नेगेटिव से इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज जनरेट कर रहा है अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव एंटीजन। आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीजन है उसमें एंटीबॉडीज जनरेट कर रहा है। तो अब इसमें एक डिजीज बात कर लेते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसमें मदर जो है आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है, तो फीटस आरएच पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसा बनेगा। फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है। मदर में जो है यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब क्लिप्स लगाए जाते हैं, क्लिप्स लगाने के टाइम कुछ अमाउंट ऑफ जो ब्लड है फीटस के यहाँ अम्बिकल कोर्ड से कुछ ब्लड मदर के वूम में यहाँ रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव एंटीजन। जब ये एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं तो एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी क्या होगा, उस टाइम ये सेकेंड प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वहां पे मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, ये देखिए आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं और आरएच पॉजिटिव भी बाहर है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, दोनों तरफ ही खेलेंगी, इफेक्ट दे रही हैं। इधर भी आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, यहाँ बाहर भी आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी एंटीडोट कैसे बनेगी, आरएच नेगेटिव और एंटी आरएच पॉजिटिव को लेना पड़ेगा। एंटीबॉडी ये जो है ये आरएच पॉजिटिव को लेना पड़ेगा ताकि इसकी एक एंटीडोट बन सके और प्रायर प्रेगनेंसी उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। जो आरएच पॉजिटिव फीटस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, उसको पहचाना कैसे जाएगा, उसको जॉन्डिस होगा और एनीमिया भी होगा। कहें तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के सिम्टम्स हैं कि वो आरएच पॉजिटिव वाला जो फीटस है उसको जॉन्डिस और एनीमिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग का हम कैस्केड डिस्कस करने जा रहे हैं,
ठीक है। कैस्केड मीन्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कैसे कैसे वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे टिश्यू इंजरी की बात कर रहे हैं, इंटरनल इंजरी जो टिश्यू की है या बाहर से आपके कोई जो है स्किन पर चोट लगी है, तो इंटरनल इंजरी कैसी है। इसमें आप देखिए कि इंटरनल जब भी टिश्यू इंजरी होगी तो प्लेटलेट्स जो हैं जल्दी से क्या करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास जाएंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास जाने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे जो कि प्रोथ्रोम्बोकाइनेज पर एक्ट करके उसको थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगे। अब ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज ऑलरेडी हमारी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन से जो है कैल्शियम आयंस निकलेंगे, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को कन्वर्ट कर देंगे थ्रोम्बोकाइनेज में, और यहाँ से फिर से कैल्शियम आयंस निकलेंगे। ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, ये हमारे जो लीवर में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन है उसको कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते ही फिर यहाँ से कैल्शियम आयंस रिलीज करेगा जो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में मोनोमर है, और उसके बाद फाइब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट करेगा जो कि ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। जहां पर भी आपके वुंड हुआ होगा, इंजरी हुई होगी टिश्यू की, उसमें यहाँ पर ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको फिल कर देंगे, वुंड को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। एक आपने लाइट रेड कलर का कुछ लिक्विड जनरेट निकलते हुए देखा होगा जब भी वुंड होते हैं, तो वो लाइट रेड कलर का, वाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है उससे धीरे 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 ये क्या है, और धीरे धीरे एक रेड कलर का क्लॉट भी निकलता है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सीवियर हो जाए, थोड़ी सी खरोंच लगती है, थोड़ा सा खून निकलता है, तो उस टाइम क्या है वहाँ पर वाइट कलर के ड्रॉपलेट्स, वाटर लाइक ड्रॉपलेट्स भी आते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स जो है एक्चुअल में हीलिंग इफेक्ट भी कर रहे हैं, और जो रेड कलर की पिंक कलर की जो थिन लाइंस हैं वो उसको फाइब्रिन मोनोमर्स की हैं, वो आगे जाके पॉलीमर्स बनाएंगी। तो ये आपकी टिश्यू इंजरी में देखिए, टिश्यू इंजरी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन को में से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे जो कि प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बोकाइनेज में, फिर कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं जो लीवर में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन से फिर कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे जो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइब्रिन मोनोमर में और फाइब्रिन पॉलीमर में। अब हम बात कर लें ट्रॉमा के केस में, जब बहुत ज़्यादा ट्रॉमिक कंडीशंस होती हैं तब भी क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो कन्वर्ट करती हैं, वो एक्ट करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन के ऊपर। थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन से जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो वो कन्वर्ट करेंगे प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को थ्रोम्बोकाइनेज में, थ्रोम्बोकाइनेज से फिर कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे जो लीवर में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे और कैल्शियम आयंस फिर रिलीज करेंगे यहाँ से, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर और फाइब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट करके फिर से वो आपकी जो इंजरी है उसको हील कर देंगे। तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग का कैस्केड रहता है। अब यहाँ हम लोग हार्ट की बात कर लें। हार्ट एनिमल्स में एट्रियम वेंट्रिकल दो पार्ट्स रहते हैं हमारे, एट्रियम और वेंट्रिकल। सबसे पहले हम फिशेस की बात कर लें जिसमें कि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल रहेगा। एट्रियम 1 वेंट्रिकल 1 2 चैम्बर्ड हार्ट है जिसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, और यहाँ पे पूरे हार्ट में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। सो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है। एनिमल्स में जब हम बात करेंगे एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस में क्या रहेगा वो देखिए। एम्फीबियंस में देखिए 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हमेशा नीचे की तरफ शो करेंगे, शो करने का तरीका है शॉर्ट में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट का डायग्राम बनाने को बोला जाए तो आप ऐसे बॉक्सेस बना कर आ जाएं। डायग्राम अलग है, ये सिर्फ आपको किंगडम बेसिस पे, एनिमल किंगडम के बेसिस पे अलग अलग जो है वो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। डायग्रामेटिक में देखना थोड़ा आसान हो जाता है। एट्रियम 2 वेंट्रिकल 1 3 चैम्बर्ड हार्ट हुआ ये। फिर हम एनिमल्स में रेप्टाइल्स की बात कर लें, यहाँ पे भी एट्रियम 2 है, वेंट्रिकल 1 V1 लिखा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा जब रेप्टाइल्स का आप बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, मतलब यहाँ पर पार्टीशन होना शुरू हुआ है, 4th चैम्बर बनना शुरू हुआ है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, जो कि एग्जेप्शन इसमें क्या है, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में अभी 3 चैम्बर ही है, 4th चैम्बर बनना शुरू हुआ है। अब हम एनिमल्स में बर्ड्स की बात कर लें। बर्ड्स और मैमल्स को साथ में ही ले लेते हैं। 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हार्ट है और डबल सर्कुलेशन यहाँ पर प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका हार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है।
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ समझाने के लिए नोट्स फॉर्म में इजी फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए दिया गया है। जो स्ट्रक्चर जब आप ह्यूमन हार्ट का बनाएं तो वही बनाएं जो एक्चुअल में आपकी टेक्स्ट बुक में हार्ट बताया गया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी नेक्स्ट इसी वीडियो में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्चुअल में जो ह्यूमन हार्ट है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, दैट इज मायोजेनिक है। ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन और मायोजेनिक, ये आप दो वर्ड ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ जब भी ह्यूमन हार्ट की बात करें इट इज, हमारे पास 3 जर्म लेयर्स है ना, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तो ये मेसोडर्मल ओरिजिन है, इसलिए मायोजेनिक एक्टिविटी है, ये अपने सेल्स खुद ही रिपेयर करता रहता है। ठीक है, कोई डैमेज वगैरह भी हो जाता है तो पॉसिबली ये उसको खुद रिपेयर करने की सोचता है। अभी ये देखिए अलग अलग लेयर्स बनाई है, हार्ट सेंटर में है, उसके बाद 2 लेयर्स हैं और फिर ये 2 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। ये मैंने अलग से आपको लेयर्स बताने के लिए बताई हैं कि हार्ट के बाहर एक्चुअल में कितनी लेयर्स होती हैं और उसके बाहर और कौन सी। तो ये देखिए पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, फर्स्ट आउटर मोस्ट जो बॉक्स वाली लेयर है पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, उसके बाद है विसरल पेरिकार्डियम, जो अंदर वाला लिम्फ बनाया हुआ, ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए, अंदर वाला लिम्फ क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी, कार्डियल फ्लूइड। ठीक है, फिर हम हार्ट के पास वाली लेयर्स पर आ जाएं। सब इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, एंडोकार्डियम है, सिंपल स्क्वामस टिश्यू की बनी हुई है। फिर सेकेंड जो लेयर है मायोकार्डियम, मसल्स की बनी हुई है। आउटर मोस्ट जो हार्ट के आउटर मोस्ट है वो लेयर कौन सी है, एपिकार्डियम, सिंपल स्क्वामस की बनी हुई है। तो ये भी सिंपल स्क्वामस है एपिकार्डियम, और एंडोकार्डियम भी सिंपल स्क्वामस है। मायोकार्डियम जो बीच की लेयर है दैट इज मसल। बाहर वाली जब बॉक्स की बात करें, बाहर वाला जो बॉक्स बना हुआ स्क्वायर बॉक्स, उसमें इनर मोस्ट लेयर को बोल रहे हैं हम लोग विसरल पेरिकार्डियम, और बाहर वाली पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और जो लिम्फ फ्लूइड है, कैविटी फ्लूइड है, कार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये आपका शॉर्ट में बताया गया है कि एक्चुअल में हार्ट कहाँ प्रिजर्व करके उसको एक लॉकर में रखा गया है। ठीक है, बहुत कीमती होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे उसको एक लॉकर में रखा गया है, ठीक है, वो चीज बताई गई है। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो हम लोग इसकी बात करें कि फर्स्ट हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पर देखिए अंदर राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे ऑरिकुलर अपेंडिक्स, राइट पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी वेन, वेन भी 3 है, ये तीनों के बता रखे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन, 3 अलग सर्कुलेशंस की बात है। ठीक है, राइट एट्रिया, ऑरिकुलर अपेंडिक्स, राइट वेंट्रिकल, इन्फीरियर वेना केवा। देखिए सुपीरियर वेना केवा, और यही जब अंदर से उसके ऊपर से ही टर्न अप होकर के नीचे इन्फीरियर वेना केवा। इनके फंक्शंस की भी बात करेंगे। सुपीरियर वेना केवा का काम ऊपर जो आपकी चेस्ट है, लंग्स है, हेड है, नेक है, यहाँ से ब्लड कलेक्ट करना होता है, कैरीज ब्लड फ्रॉम दैट पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इन्फीरियर वेना केवा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड कैरी करके लाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर एपेक्स है। एपेक्स किसको कहते हैं, हमारा जो हार्ट है लेफ्ट साइड में हल्का सा जो है उभरा हुआ, जो अपवर्ड जो टिल्ट लेकर थोड़ा सा होता है, तो वहां पर एपेक्स की बात करते हैं हम उसके। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है और ये हल्का सा टिल्ट लेके नीचे की तरफ होता है, तो इसको एपेक्स। कोरोनरी सर्कुलेशन जो है यहाँ पर होता है, जहां पर हम बंडल ऑफ हेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। ठीक है, लिगामेंट जो लिगामेंटम एट्रियोसम जो है यहाँ पर है बीच में, डक्टस एट्रियोसम भी बोल रहे हैं इसको। एरोटा है, एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है यहाँ पर। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन यहाँ बात की थी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। यहाँ पर क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी है, और बीच में क्या है, कैरोटिड आर्टरी है। तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ ताकि आप इसको इजीली अच्छे से देख सकें।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देखें, इसमें क्या है, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, ब्लड कहाँ से ले रहा है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हेड, नेक, आर्म्स एंड चेस्ट। नेक्स्ट ये जो ब्लड है एच से फ्लो हो रहा है, एच क्या है, हेवेसियन वाल्व, टी राइट एट्रिया और ई स्टेशन वाल्व। यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, किसमें, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में आते ही कहाँ जाएगा, सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व में, वहां से होते हुए सबसे पहले इस वाल्व की ओपनिंग जो है, इस वाल्व से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपर मोस्ट जो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये राइट पल्मोनरी वेन में, ठीक है। राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के बाद यहाँ पर राइट लंग में भी कुछ अमाउंट डीऑक्सीनेटेड ब्लड का जाएगा, इधर लेफ्ट लंग में भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कुछ वॉल्यूम जाएगा और उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएगा तो राइट पल्मोनरी वेन में आएगा और यहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी वेन में आएगा। ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपके लेफ्ट एट्रियम में डालेंगे तो वहां से जो है आर्टिक सेमिलुनर वेल्व जो है वो फंक्शनिंग शुरू कर देगा अपनी, और फंक्शनिंग होते ही पहले यहाँ पर कुछ इम्पल्स जनरेट होगा पैपिलरी मसल्स में, कॉर्डा टेंडिनी में, जिसकी वजह से ये वापस जो है उसको पुश अप करेगा ब्लड को और ऊपर की तरफ एरोटा में भेजेगा, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट देखिए कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम क्या है वो देख लें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एसए नोड और एवी नोड की हम ज्यादातर बात करते हैं। एसए नोड को जो है यहाँ पर देखिए एट्रियल वेल्व, एसए नोड या पेस मेकर भी कह रहे हैं, 3 नाम दिए हैं, एट्रियल वेल्व, एसए नोड, पेस मेकर। अपर राइट पार्ट में क्या है, इंटरनोडल पाथवे बनेगा जिससे कि एसए नोड से कुछ इम्पल्स जनरेट होंगे और एवी नोड के पास जाएंगे। ये राइट एट्रियम में ही काम होगा सारा, ठीक है। लोअर लेफ्ट पोर्शन में एवी प्रेजेंट है। एवी जो है एट्री वेंट्रिकुलर नोड है, इसको एवी नोड कह रहे हैं। एवी बंडल से होते हुए यहाँ पे बंडल ऑफ हेयर्स और पर्किंसी फाइबर्स, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जब हम बात कर रहे हैं, जब पीछे हमने अभी ब्लड फ्लो की बात की तो उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ऐसे नोड से कुछ इम्पल्स जनरेट होगा जो एवी नोड पे आएगा और कुछ इम्पल्स जो है लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड इसमें फिल होगा और इसमें आएगा, ठीक है। दोनों में एट्रियम अंदर से अंदर ले लेंगे ब्लड, स्क्वीज होंगे, स्क्वीज होते ही क्या नीचे वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा, वो भी स्क्वीज होंगे तो एकदम से जॉइंट डायस्टोल आएगा, ठीक है। 70 to 75 पर मिनट जो है 72 बीट पर मिनट इसका बीट रेट रहता है। नोडल टिश्यू क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल्स में ज्यादा इम्पल्स जनरेट होगा एज रिस्पेक्ट टू एट्रियल वॉल्स। ये देखिए जो अभी बता रहे थे हम लोग जो है एट्रियम में और वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो एट्रियम में जो सिस्टोल रहेगा, जो ड्यूरेशन रहेगी ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेने की, वो 0.1 सेकेंड ही है, ठीक है। उस 0.1 सेकेंड में उसने उतना ब्लड लेना है। उसके बाद डायस्टोल में एट्रियम जो है 0.3 सेकेंड के लिए वो ब्लड स्क्वीज आउट करेगा और यहाँ पर वेंट्रिकल को देगा। फिर डायस्टोल 0.4 सेकेंड का ही है। तो ये जब हमें ज्वाइंट डायस्टोल का कैसे पता चलेगा, जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायस्टोल है वो लास्ट कर रहा है अराउंड 0.3 सिस्टोलिक पर 0.5 डायस्टोलिक में। इसका जो सिस्टोलिक है वो 0.3 पे लास्ट कर रहा है। जॉइंट डायस्टोल का हमें पता कब चलेगा, जब हम वेंट्रिकल को चेक करेंगे कि वो डायस्टोल में है। 0.8 to 60 पर 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड में 72 बीट्स पर मिनट ये देना जरूरी होता है, ऐसे नॉर्मल जो बीट रेट है। नेक्स्ट हम लोग हार्ट साउंड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है लब है, सेकेंड हार्ट साउंड डब है। तो लब की इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कंपैरेटिव देखें, कंपैरेटिव स्टडी करें तो इसकी कम है और इसकी ज्यादा है।
इसकी टाइम ड्यूरेशन 0.15 सेकेंड है, इसकी 0.10 सेकेंड है। क्लोजर ऑफ द ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वेल्व्स, जो ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वेल्व है उनकी क्लोजर हो जाती है, और यहाँ पे क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व की क्लोजर हो जाती है। कंपैरेटिव स्टडी करें तो ज्यादा इजी रहेगा। एट द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा तब ये लब की साउंड आती है। दैट मीन्स हम लोग जो वेंट्रिकल सिस्टोल यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साउंड किसकी आनी चाहिए, लब की। फिर एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यहाँ पर आनी चाहिए डब की साउंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सिस्टोल जब लब साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगी और डायस्टोल डब साउंड जनरेट होगी। यहाँ पर क्या डिफरेंस है लब और डब में? लब फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड डब है। लब की इंटेंसिटी जो है वो इस कंपेयर टू डब कम होती है, लेस होती है। टाइम ड्यूरेशन 0.15 सेकेंड्स जो है लब के लिए है और 0.10 डब के लिए है। लब में क्लोजर ऑफ ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वेल्व, इसमें क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व। एट द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल लब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल डब की साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट देखिए हम लोग ईसीजी की बात करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, जिसमें हम फर्स्ट बात करें ऐसे नोड की। ऐसे नोड कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पर। ऐसे नोड जनरेट्स इम्पल्स, एट्रियल एक्साइटेशन बिगिन्स, यहाँ पे एट्रियल की एक्साइटेशन बिगिन हो जाएगी। एवी नोड इम्पल्स डिलेड एट एवी नोड, एवी नोड में इम्पल्स डिलेड हो जाएगी तो यहाँ पर पी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये पी लाइक स्ट्रक्चर बन रही है एवी नोड पे। थर्ड हम लोग बात करेंगे बंडल ब्रांचेस की, जिसमें इम्पल्स पासेस टू हार्ट अपेक्स, हार्ट अपेक्स पे जाएगा। अपेक्स पोर्शन नीचे की तरफ था जो थोड़ा सा ऊपर हुआ टिल्टेड पोर्शन था। वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन बिगिंस हो जाएगी और यहाँ पर देखिए पी से ये क्यू तक पहुंच गया है। क्यू पे क्यों गया है? इज बिकॉज ऑफ बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस की वजह से क्यू पे चला गया। परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स जो है वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन कंप्लीट करने के काम आते हैं, इसीलिए देखिए क्यू पे आने के बाद ये आर पर गया है और एस पर। ठीक है, तो एस पर आकर ये परकिंजी फाइबर्स का यहाँ पे जो है वर्क, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर टी का क्या रोल है? टी देखिए वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का काम करती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बताती है यहाँ पे टी। डबल सर्कुलेशन देख लें जब हम बात कर रहे हैं हार्ट की, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा? ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में सर्कुलेट होगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पर फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से फिर ये जाएगा राइट और एट्रियम में। ठीक है, तो ये आपका डबल सर्कुलेशन का है। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर लें जिनको नहीं समझ में आया कि हमने ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे किया। नेक्स्ट देख लें कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है। कोई भी मसल्स है, मसल्स के आसपास जो है वो विसल, जहां भी उसकी वेन्स वगैरह हैं, आर्टरीज है, वहां से वो ब्लड रिसीव कर रही है, ऑक्सीडेटेड ब्लड, तो राइट एट्रियम एट्रिया से आ रहा है वो। कोरोनरी साइनस कंडीशन है वो। ठीक है, कोरोनरी साइनस से रिसीव कर रहा है वो आगे। डिसऑर्डर्स क्या क्या है वो देखिए, हाइपरटेंशन है, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन में क्या होता है? नॉर्मल तो हमारा 120 सिस्टोलिक रहता है, 80 डायस्टोल रहता है, लेकिन अगर इन केस जो है बहुत ज्यादा हो जाए, 140 सिस्टोल हो जाए, 90 डायस्टोल हो जाए, तो उस केस में ब्रेन, लीवर और किडनी का डैमेज हो सकता है। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी 2 टाइप्स की होती है, आर्थीरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। हम लोग यहाँ डिस्कस करें आर्थीरोस्क्लेरोसिस। आर्थीरोस्क्लेरोसिस में हम बात करेंगे कि जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है और साइड पे डिपोजिशंस आ जाती हैं। किस चीज की? कोलेस्ट्रॉल की, फैट की। यहाँ देखिए याद करने का तरीका F2 C2। F2 क्या है? फैट और फाइब्रस। C2 क्या है? कैल्शियम आयंस और कोलेस्ट्रॉल। एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन होता है, इसमें मैन और वुमेन दोनों में हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। हार्ट फेलियर, ज्यादातर हार्ट फेलियर को याद करने का तरीका क्या है? 100 में से 36 वाला पास होता है और 30 आ जाए तो फेल होता है, हार्ट फेल। नेक्स्ट देखिए हार्ट फेलियर, इसको थोड़ा सा देखते हैं। डिसऑर्डर्स ये हैं हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक। सबसे पहले हम हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे। एवी नोड में जब कोई सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकुलर वॉल,
तो यहाँ पे हार्ट ब्लॉक हो चुका है। हार्ट अटैक, डैमेज टू हार्ट मसल, जिसको मायोकार्डियल इंफारेक्शन कह रहे हैं हम लोग। कार्डियक अरेस्ट, स्टॉप कार्डियक एक्टिविटी। हार्ट फेलियर, डिमांड ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है लेकिन पंप बहुत कम हो रहा है ब्लड। यहाँ कहीं डिमांड ब्लड की बहुत ज़्यादा है और पंपिंग बहुत कम हो रही है, तो हार्ट फेलियर। ये था आज का हमारा टॉपिक, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, या यूं कहिए कि ये आपकी मैम का जो है मैम कह रहे हैं, आपके फेवरेट मैम जिनका स्कूल में सिर्फ राशि मैम बुलाते हो, कॉलेजेस में राशि मैम के नाम से ही ज़्यादा फेमस हैं। तो आप जो है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए कि जब आप व्यू कर रहे हैं कोई वीडियो तो एटलीस्ट उसको लाइक ज़रूर भेजें। लाइक भेजने के साथ ही कोशिश करें, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेंट में हाय ज़रूर भेजें, हेलो भेजें, नमस्ते भेजें, गुड मॉर्निंग भेजें। जब भी जिस टाइम भी आप देख रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे भी पता चले कि हाँ वाकई में स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको एक बार अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है ये नोट्स को, उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और बुक्स, रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि वन गो थ्रू में ही आप इसको अच्छे से कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।